नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस, और इसके अंतर्गत आज अपने बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मुगल राजपूत संबंध। तो देखिएगा दोस्तों, पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, दूसरी भी हमारी हो चुकी थी, और इसके अंतर्गत हमने यहाँ तक ये भक्ति और सूफी आंदोलन को कर लिया था। आज अपने बात करने वाले हैं मुगल राजपूत संबंध के विषय में। आइएगा देखते हैं कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें जाननी है और जो हमें पढ़नी है। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर चाहें तो आप इसमें पूरा का पूरा राजपूत काल पढ़ सकते हैं और पूरा का पूरा मुगल काल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है मुगल और राजपूत संबंध का है। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हमने कोशिश की है कि केवल वही बातें आपको बताई जाएं और वही टॉपिक डिस्कस किया जाए वो जो कि मुगल और राजपूत संबंधों के बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से इस क्लास को तैयार किया गया है। सच में आपको लगे कि ये क्लास इम्पोर्टेंट थी, आपने कुछ सीखा है, आपके लाभ के लिए थी, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करें आज की बात को। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें 1526 की। तो 1526 के अंदर खुरासान से आए थे मुग़ल आक्रांता जिसका नाम था बाबर। तो सबसे पहले मुग़ल काल के अंदर या मुग़लों के अंदर हम मानते हैं कि बाबर जो था उसने 1526 में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय जो शासन हुआ करता था दिल्ली पर, वो दिल्ली पर शासन हुआ करता था इब्राहिम लोदी का। और इस समय दिल्ली में जहाँ इब्राहिम लोदी थे तो वहीं पर भारत में एक तो मेवाड़ और मारवाड़, दो बहुत ही प्रबल राजपूत राज्य थे जो कि इनके मुकाबले के थे। तो यहाँ बाबर के आक्रमण के समय अगर हम बात करें तो महाराणा सांगा का अधिकार था मेवाड़ के ऊपर और मारवाड़ के ऊपर थे राव गांगा। तो महाराणा सांगा भी काफ़ी प्रतापी शासक थे और राव गांगा भी काफ़ी प्रतापी शासक रहे थे। 1526 का जब युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी का, तो बाबर की सहायता का वायदा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि जो राणा सांगा है उन्होंने वायदा किया था कि जब बाबर भारत पर आक्रमण करेगा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तो इनकी सहायता करेंगे। लेकिन बाबर जो है, बाबर की सहायता राणा सांगा नहीं करता है। इस बात से बाबर जो है वो नाराज़ हो जाता है। और वैसे तो बहुत सारे कारण माने जाते हैं युद्ध के राणा सांगा के साथ में, जिसमें से अगर हम मेन कारण कहना चाहें तो जो कि सभी युद्धों में होता है वो होती है साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्य का विस्तार करना था। वैसे तो ये यहाँ पर आए थे लूटपाट करने के लिए, तो जितना ज़्यादा अधिकार हो सकता था उतनी लूटपाट इनकी हो सकती थी, तो ये भी एक था। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये भी एक कारण रहा होगा। तो दिल्ली पर जब इसने अधिकार कर लिया बाबर ने, तो बाबर राणा सांगा पर अधिकार करना चाहता था और इसलिए उसने राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। अब हम बात करें कि बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ तो कब हुआ। सबसे पहले जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य वो था बयाना का युद्ध। ये हुआ दोस्तों 16 फरवरी 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है, बयाना का युद्ध। तो यहाँ से जो प्रश्न पहला आपका बनता है कि बयाना का युद्ध जो है वो किन किन के बीच हुआ था। तो बयाना का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में। सन भी आपको याद रखना है, इन परीक्षाओं में पूछ सकता है। बाबर की तरफ से इस युद्ध में कौन लड़ा, तो इस युद्ध में लड़े थे मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्ज़ा। और राणा सांगा जो था इस युद्ध में हावी रहा और बाबर की सेना जो है बुरी तरह से पराजित हो जाती है। तो देखिएगा, जो हमारे लिए फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 कि बयाना का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। और कब हुआ, तो 16 फरवरी 1527 को हुआ। दूसरी बात कि बाबर की तरफ से जो इस युद्ध की अगुवाई करने वाले थे, नेतृत्व करने वाले थे, वो कौन थे, तो 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक आता है मेहंदी ख्वाजा और दूसरे आते हैं सुल्तान मिर्ज़ा। अब इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, तो राणा सांगा से बाबर की सेना न केवल पराजित होती है, बिल्कुल घबरा जाती है, बुरी तरह से पराजित होकर के यहाँ से भागती है। उसके बाद में बाबर फिर से युद्ध करता है, आक्रमण करता है और होता है खानवा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 16 फरवरी और 17 मार्च, एक माह बाद ही ये युद्ध हो जाता है, जो होता है खानवा रूपवास भरतपुर नामक स्थान पर। तो ये युद्ध जो हुआ था खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, काफ़ी ऐतिहासिक युद्ध है
और इतिहास के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल माना जाता है दोस्तों। हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को जब हम देखते हैं, बाबर और राणा सांगा के बाद में इतिहास की तस्वीर बदलती है, और सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के युद्ध के बाद में भी तस्वीर बदलती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध था। बाबर अपनी जो आत्मकथा है तुजुक-ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा कौन सी है दोस्तों? तुजुक-ए बाबरी। उसके अंदर खानवा के युद्ध का जो मुख्य कारण लिखता है वो है पानीपत के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग न करना। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि इसी बात से नाराज़ होकर के बाबर ने युद्ध किया होगा। इसके प्रमाण हमें तुजुक-ए बाबरी में देखने को मिल सकते हैं। सांगा इस युद्ध से पहले एक परंपरा को पुनर्जीवित करता है जिसे नाम दिया गया था पाती परवन। पाती परवन एक पुरानी राजपूती परंपरा थी। इसमें जब युद्ध होता था तो सभी राजपूत शासकों को आमंत्रित किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान के प्रत्येक सरदार और महाराणा को अपनी ओर से युद्ध में शामिल करने के लिए निमंत्रण दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पाती परिवन क्या है, तो पाती परिवन सांगा ने इस जो राजपूत परंपरा है इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। उसने राजस्थान के प्रत्येक हिंदू सरदार महाराणा को अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए निमंत्रण भेजा था। और बाबर इस युद्ध में जो है जिहाद का नारा देता है। कौन सी संज्ञा देता है इस युद्ध को? जिसे जिहाद यानी धर्म युद्ध। बाबर इस युद्ध को धर्म युद्ध यानी जिहाद की संज्ञा देता है। और साथ ही साथ इस युद्ध में बाबर जो है वो उपाधि धारण करता है कौन सी? गाजी की। तो यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी इस युद्ध के बाद में? तो इस युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कर्नल टोड की अगर माने तो इस युद्ध में राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे और 104 बड़े सरदार थे। यानी काफ़ी बड़ी सेना थी इनकी, लेकिन फिर भी हार हो जाती है। राणा सांगा ऐसा माना जाता है कि ऐसे अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सभी राजपूत जातियां विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एकत्रित हुई और युद्ध में शामिल हुई थी। इसीलिए कहा जाता है ना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतिहास की दिशा बदलने वाला युद्ध माना जाता है। राणा सांगा की ओर से युद्ध में किस किस ने भाग लिया, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ से राव गांगा के पुत्र मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज, ईडर का भारमल, सिरोही का अखेराज, मेड़ता से रायमल राठौड़, बागड़ से उदय सिंह, रायसेन का सरहदी तंवर और नागौर का खानजादा। तो यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि कौन से शासक ने वो कौन सा सरदार था या कौन सा राजा था जो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़ा था या नहीं लड़ा था। युद्ध के दौरान जब सांगा को तीर लग जाता है तो सांगा घायल हो जाते हैं। उस समय झाला अज्जा जो थे उसी समय सांगा का जो राज चिन्ह है वो धारण कर लेते हैं और इसके बाद में युद्ध का जो संचालन है वो झाला अज्जा के द्वारा किया जाता है। सारे युद्ध का केंद्र वही बन जाते हैं। इसी युद्ध को संचालित करते हुए वे शहीद हो जाते हैं। तो झाला अज्जा वो व्यक्ति थे जिन्होंने राणा सांगा के बदले राणा सांगा को बचाने के लिए अपने आँख को कुर्बान कर दिया था। बाबर ने युद्ध की एक नई व्यूह रचना यानी सेना को किस तरह से रखा जाएगा वो एक तुलुगुमा पद्धति को अपनाया था। नई युद्ध पद्धति थी और तुलुगुमा पद्धति के कारण ही ये माना जाता है कि बाबर की सेना कम होने के बाद में भी बाबर जो है वो जीत गया था। इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो बाबर विजयी रहा और न केवल विजयी रहा बल्कि इसके बाद भारतवर्ष में मुगलों का राज्य स्थायी हो गया। इसीलिए हम इसको ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध की संज्ञा देते हैं दोस्तों। अब हम देखें कि ऐसा क्या था कि बयाना के युद्ध में तो ये जीत गए, उसी से और जो खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा हार गए थे। तो सबसे पहली बात कि बाबर के पास तोपखाना था जो इनका नहीं देखा हुआ था, जिसके कारण भी अफरा तफरी मच गई, काफ़ी घबरा गए। युद्ध की तुलुगुमा पद्धति यानी सेना को खड़े करने की जो पद्धति थी उसके कारण। इसके अलावा हम देखें कि राजपूत सेना लड़ जरूर रही थी लेकिन वो किसी एक शासक के अधीन नहीं थी। इसके कारण उनमें नेतृत्व की भी हम थोड़ी बहुत कमी देख सकते हैं, या यूँ कहें हम कि राजपूत सेना एक शासक के अधीन होती तो सारे एक साथ लड़ते, उनके लिए लड़ते। कर्नल टोड और वीर विनोद की माने तो सरहदी तंवर और खानजादा जो थे वो युद्ध के अंतिम समय में बाबर से मिल गए थे और इसलिए हार गए थे दोस्तों। और हुआ भी यही था। बहुत सारे युद्धों की हम बात करें
तो जो मुग़लों ने युद्ध जीते थे तो ज़्यादातर इसी प्रकार से धोखे से जीते थे दोस्तों। 30 जनवरी 1528 की बात करें तो कालपी नामक स्थान पर सांगा की विष देने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि राणा सांगा जो थे बहुत ही वीर योद्धा सैनिक थे और जैसे ही उनको होश आता तो वो लड़ने के लिए बोल रहे थे, लेकिन राज्य जो है वो लड़ने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उनके जो सेनापति वगैरह थे उनके द्वारा जो है इनको विष दे दिया जाता है और सांगा की मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि है। अगर आपसे पूछा जाए सांगा की समाधि कहाँ है तो मांडलगढ़ में है। उसके बाद में बाबर के बाद में हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं और राजपूत राज्य में हम देखें, हुमायूं जो था 1530 में शासन संभालता है और उसने राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा को सीमित ही रखा था, इतना ज़्यादा नहीं किया। 1534 में गुजरात सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ शासक विक्रमादित्य की माता रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं ने कोई मदद नहीं की। तो यहाँ हुमायूं और राजपूत संबंधों की बात करें तो हुमायूं महत्वाकांक्षी नहीं था बहुत ज़्यादा, उसने राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं रखी। और अगर किसी संबंध की बात करें तो सिर्फ जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह मेवाड़ शासक विक्रमादित्य पर आक्रमण करते हैं तो उनकी माता कर्मावती जो थी वो हुमायूं को राखी भेजती है और राखी भेज करके सहायता मांगते हैं, लेकिन हुमायूं के द्वारा कोई मदद नहीं की जाती है। 1540 में अफगान शासक शेर शाह सूरी से परास्त होने के बाद मुग़ल शासक हुमायूं सिंध की ओर भाग जाता है। तब तत्कालीन मारवाड़ शासक मालदेव हुमायूं को शेर शाह के विरुद्ध सहायता देने का प्रस्ताव भेजता है, लेकिन हुमायूं इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो पहली अगर कोई संपर्क हुआ तो यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरी कोई घटना है तो यहाँ हम देखते हैं जब शेर शाह सूरी से हुमायूं पराजित हो जाता है, सिंध की ओर भागता है, मारवाड़ का मालदेव हुमायूं को सहायता देने के लिए प्रस्ताव भेजता है, लेकिन हुमायूं जो है इसे स्वीकार नहीं करता है। एक वर्ष के पश्चात 1542 में जोगी तीर्थ पर मालदेव द्वारा भेजी गई अशरफियों और रसद के द्वारा जो है हुमायूं का स्वागत भी मालदेव के द्वारा किया जाता है। काफ़ी लंबे समय की बाद में है ना, 2 साल की बाद में, लगभग 1540 की बात है ये, लगभग 1 साल का समय था। इसके बाद में ये है मालदेव इसका स्वागत करता है। हुमायूं मालदेव के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मीर समंदर, रायमल सोनी, अतका खां आदि व्यक्ति को मालदेव के पास में भेजता है। इसके बाद में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और कुछ विशेष राजपूत राज्यों के साथ में इसके संबंध नहीं रहे थे। अकबर वो शासक था जिसके हम कहें कि सबसे ज़्यादा राजपूतों से संबंध रहे और आगे की जो राजपूत नीति थी वही आगे के शासकों के लिए भी काम करती रही, या यूँ कहें अकबर ने एक बेस बना के छोड़ दिया था। मेवाड़ में शासक रहे महाराणा उदय सिंह, राणा प्रताप और राणा अमर सिंह इसके समय के थे। मारवाड़ से चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह, बूंदी से थे राजा सुरजनहाड़ा, आमेर से राव भारमल, राव भगवान दास, महाराजा मान सिंह, जैसलमेर से राव हरराय भाटी, इन सभी के साथ में इनके संबंध रहे। बीकानेर से राव कल्याणमल, राव राय सिंह। अब देखिएगा, अगर हम बात करें अकबर की राजपूत नीति, कई बार तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ना, अगर आप आरएस मेंस वगैरह लिखते तो राजपूत नीति कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी, तो देखिएगा अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका उद्देश्य था कि दरबार के अंदर एक शक्ति संतुलन स्थापित किया जाए और जो राज्यों का हमें जो विस्तार करना है वो राजपूतों के सहयोग से ही किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में कोई विद्रोह भी न हो। तो अकबर की राजपूत नीति जो थी वो बड़ी ही सॉलिड थी अपने हिसाब से, उस शक्ति संतुलन के द्वारा इन्होंने स्थापित की थी और आगे आप देखेंगे यही लंबे समय तक चलती भी रही थी। अकबर ने राजपूत रियासतों के साथ सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई। ये जो नीति है उसे क्या कहते हैं, सुलह-ए-कुल। अगर आपसे पूछे जाए कि सुलह-ए-कुल की नीति किसने चलाई थी या किसने लागू की थी, किसने अपनाई थी, तो उसका नाम आएगा अकबर। अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए थे आमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से और जैसलमेर से। मित्रतापूर्ण संबंध रहे इनके बूंदी के साथ में। आक्रमण की नीति अपनाई थी मेवाड़ के साथ में। ये 3 नीतियां हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। आमेर राजस्थान के राजपूताने की उस समय की पहली रियासत थी जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमेर के शासक भारमल यानी कि बिहारी मल ने 1562 में अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह भी अकबर के साथ में किया था।
तो आमेर ऐसी रियासत पहली रियासत मानी जाती है जो अकबर की न केवल अधीनता स्वीकार करती है, मुग़लों की अधीनता स्वीकार करती है, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी उनके साथ में करती है। यानी वैवाहिक संबंध बनाने वाली पहली रियासत यही थी मुग़लों के साथ में। सलीम यानी जहांगीर हरकाबाई का ही पुत्र था। अकबर ने हरकाबाई को मरियम उज़्मानी की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? मरियम उज़्मानी की उपाधि दी गई थी। और मेवाड़ अगर हम बात करें, एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अकबर से जीवन काल में मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यानी मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी, अकबर के जीते जी मुग़ल उसे अधीन नहीं कर पाए थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की बात करें तो अकबर 1567 में उदय सिंह के समय आक्रमण करता है। इस युद्ध में जैमल और फत्ता जो है वो बड़ी वीरता से लड़ते हैं। इनकी वीरता से अकबर इतना प्रभावित होता है कि इनकी मूर्तियां आगरा दुर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाता है। चित्तौड़ आक्रमण की बात करें तो अकबर का चित्तौड़ आक्रमण हुआ था 1567 के अंदर उदय सिंह के समय, और हालांकि हार गए थे, लेकिन इस समय जैमल और फत्ता जो है वो बड़ी वीरता से लड़ते हैं, जिससे अकबर प्रभावित होते हैं। अकबर सुरजनहाड़ा के समय रणथंभौर पर भी आक्रमण करता है। मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला शासक अगर हम बात करें तो कौन था? राव कल्याणमल। मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। आमेर शासक बारमल को राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी थी। देखिएगा, अकबर जो था उसने आमेर के शासक बारमल को राजा की उपाधि दी, अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी थी तो बारमल को, राजा की उपाधि किसे दी थी तो वो भी इसे ही दी थी। आमेर शासक मान सिंह का स्थान अकबर के दरबार में काफ़ी बड़ा था और ये पहला ऐसा शासक था जो 5 हजारी मनसबदार था। हिंदुओं में सबसे ज़्यादा मनसबदारी इसी के पास में थी, सबसे बड़ा मनसबदार इसी का था। अकबर ने इसको इतना सम्मान दिया कि इसको अपना पुत्र की तरह मानता था, फर्जंद की उपाधि दी थी और राजा की उपाधि दी थी। अकबर के काल में वह काबुल भी रहा, बंगाल भी रहा और बिहार का गवर्नर भी रहा। तो मान सिंह काफ़ी अकबर के नज़दीक था और अकबर के जो नवरत्न माने जाते हैं उनके अंतर्गत इसका नाम भी आता है। अकबर ने सांबर झील से होने वाली आय का 1% भाग अजमेर दरगाह को देना निश्चित किया था। अजमेर दरगाह जो अपने अजमेर में है, और पुत्र प्राप्ति के लिए जियारत करने भी वहाँ पर गए थे अकबर। जोधपुर शासक था मोटा राजा उदय सिंह। उसने अपनी पुत्री मानी बाई, जिसे जोधा भाई जगत गुसाई भी कहा जाता है, का विवाह इसी सलीम या जहांगीर से किया था, जो हरखा बाई का पुत्र था, जिससे शहजादा खुर्रम या फिर हम कहें शाहजहां का जन्म होता है। बीकानेर नरेश राय सिंह भी अपनी पुत्री का संबंध जहांगीर से करता है। जोधपुर शासक अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री इंद्र कुमरी का विवाह 1714 में मुगल शासक फर्रुख शाह से किया था। लगभग शासकों ने किए थे। इंद्र कुमरी अंतिम ऐसी राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगल शासक से हुआ। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, अंतिम राजकुमारी थी, किसी राजा की बेटी इंद्र कुमरी थी जिसका विवाह मुगल शासक से हुआ। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली और टीका प्रणाली की शुरुआत की थी। सभी राजपूत शासक राजस्थान में हम बात करें तो किसके अधीन रहे थे? अजमेर सूबे के अधीन हुआ करते थे। अकबर ने प्रांतों को सरकार, जिला और सरकारों को परगनों में बांटा था। ये हमने जब मुग़ल प्रशासन पढ़ा था तब भी हमने इसके विषय में बात की थी। तो सबसे बड़े जैसे आज स्टेट होते हैं वैसे होते हैं प्रांत, प्रांत के अंदर होते थे सरकार यानी कि ज़िले, और ज़िले के अंदर हुआ करते थे परगने। इस तरह से प्रशासनिक बंटवारा था। राजस्थान में अगर हम बात करें तो इस समय 197 परगने हुआ करते थे। हम यूँ कह सकते हैं जैसे राज्य होता है, राज्य में जिला, जिले में तहसीलें होती हैं। इस तरह से हम इसको तहसील को परगने के रूप में देख सकते हैं। अब जो यहाँ सबसे ज़रूरी आता है प्रताप का अकबर के साथ में संघर्ष। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत भेजे थे, जहाँ से क्रमानुसार भी एक आधा प्रश्न आ जाता है। सबसे पहले आया जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर राजा भगवंत दास और फिर टोडरमल। आप इसको इस सूत्र से भी याद रख सकते हैं, जमा भाटो।
जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, भा से भगवंत दास और टो से टोडरमल। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये कौन कौन आए थे, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है, पहले कौन आया बाद में कौन आया था। सारे ही निष्फल रहे थे, सारे प्रयास निष्फल रहे थे। और मान सिंह से तो ये कहा जाता है कि वाद विवाद भी हुआ और मान सिंह ने वापस आकर के अकबर को ये कहा था कि अगर भविष्य में कभी प्रताप पर आक्रमण करना हो तो मुझे अवसर जरूर दिया जाए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था सेनापति मान सिंह और प्रताप के मध्य 21 जून 1576 को। कहीं 18 भी मिल सकता है आपको, जैसा ऑप्शन में है उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अलग अलग इतिहासकार इसके अलग अलग तारीख बताते हैं, दोनों ही अपने आप में सही मानी जाती हैं। प्रताप की सेना का हरावल यानी नेतृत्व करने वाले कौन थे, वो थे हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रताप की सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में ये कहा जाता है कि बदायूनी जो इतिहासकार है वो भी शामिल था। बदायूनी की एक पुस्तक है मुंतखब उत तवारीख। इस पुस्तक के अंदर हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार तो सीधा इन्हीं के 2-3 नाम दिए गए हैं, इनके नाम और आगे कहने वाला कौन है, इस प्रकार से मिलान करने वाले प्रश्न भी वो दे देता है। जैसे हम कहें अबुल फजल ने इसे क्या कहा, खमनोर का युद्ध, और टोड ने इसे थर्मोपल्ली कहा था। युद्ध में जब प्रताप घायल हो जाते हैं तो झाला बीदा जो है वो इनका चिन्ह धारण करते हैं, प्रताप का स्थान ले लेते हैं और प्रताप वहाँ से निकल जाते हैं। प्रताप के घोड़े चेतक की जो मृत्यु है वो बलीचा गांव में हो जाती है। टोड हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं, अभी हमने बात भी की थी, और दिवेर के मैदान को मैराथन कहते हैं। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसे मुंतखब उत तवारीख में नाम दिया गया है, और बदायूनी जो है वो इसे गोगुंदा का युद्ध कहते हैं, अबुल फजल खमनोर का युद्ध कहते हैं, और टोड इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। तो कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। अब इस युद्ध के बाद में भी अकबर जो है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहजहां के नेतृत्व में 3 बार शाही सेना भेजते हैं। देखिएगा इस युद्ध का परिणाम कुछ इतिहासकार जो अकबर की विजय मानते हैं, कुछ अनिर्णायक मानते हैं क्योंकि प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन इसके बाद में भी अकबर ने पीछा नहीं छोड़ा था। महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार शाही सेना भेजी थी। कई बार तो ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया कि कितनी बार सेना भेजी थी, जो सभी प्रयास इनके असफल रहे थे। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति सुल्तान खां के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हो जाती है दिवेर के युद्ध में, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा था टोड ने। मेवाड़ के 3 महाराणा शासक उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह अकबर के समकालीन हुआ करते थे, जिनके संबंध विद्रोही के रूप में अपने अकबर के साथ में मान सकते हैं। 1615 में शहजादा खुर्रम के प्रयासों से मुगल मेवाड़ संधि होती है। इस समय मेवाड़ का जो शासक था अमर सिंह था। ये मजबूरी में संधि करता है क्योंकि अभी राज्य की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और खुर्रम जो है वो मारकाट कर रहा था, इसलिए अपने प्रजा को बचाने के लिए इसने ऐसा किया। और संधि जो हुई उस संधि में देखिएगा क्या कहा गया। तो संधि में मेवाड़ की तरफ से भाग लेने वाले थे राजकुमार कर्ण सिंह। इस संधि की शर्तों में पहली शर्त ये थी कि मेवाड़ का जो राजा होगा वो कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा और शाही सेना के अंदर अपनी तरफ से 1000 सवार भेज देगा। मेवाड़ के राजा का पुत्र मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, है ना। कर्ण सिंह गया था दरबार में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किलेबंदी और उसका नवनिर्माण नहीं किया जाएगा। मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध भी कभी स्थापित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये संधि हुई कि न तो मेवाड़ राजा यानी अमर सिंह दरबार में जाएगा और चित्तौड़ के दुर्ग के जो किलेबंदी और नवनिर्माण कभी भी नहीं किया जाएगा, और मेवाड़ को मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। आमेर राजा भाव सिंह को जहांगीर ने 4000 मनसब और मिर्जा की उपाधि दी। उसके बाद में आमेर राजा के बारे में बात करें। मुगल दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बाद में जिनकी बात करें अपने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? राणा कर्ण सिंह था। औरंगजेब के समय मेवाड़ का शासक राज सिंह था, जिसके साथ में
इसका संघर्ष भी रहा। औरंगजेब से विरोध रहा था राज सिंह का, जिसका एक कारण तो अपने मानते हैं। किशनगढ़ शासक रूप सिंह की पुत्री चारुमती से विवाह होना था, लेकिन राज सिंह कर लेता है। मारवाड़ शासक अजीत सिंह को ये आश्रय देता है। औरंगजेब द्वारा 1679 में जब वो जजिया कर लगाता है तो उसका विरोध भी राज सिंह करता है। औरंगजेब मूर्तियाँ तोड़वाता है। इन सभी के कारण औरंगजेब से इसका विरोध होता है राज सिंह का। औरंगजेब का काल राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल कहा जाता है, यानी इस समय बहुत ही कम हो गया था सहयोग। इनके समय ही मारवाड़ मुगल संघर्ष 30 वर्षीय युद्ध चला, जिसका नेतृत्व दुर्गादास के द्वारा किया गया था। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है, किसके काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे? तो वो औरंगजेब के काल में थे। मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन वो व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी भी अपने कहा करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, 1573 में कठौली की लड़ाई हुई। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व राय सिंह ने किया था। रावचंद्र सेन प्रथम राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था। यहीं पर रहा करता था ये ज़्यादातर। शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए वो शासक जिसने विवश कर दिया था वो था मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से ही हो पाई थी शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि। कई बार तो ये सन ही पूछ लेता है। बीकानेर शासक राय सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी, यानी इसके साथ में बहुत अच्छे संबंध रहे अकबर व जहांगीर के समय। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बसवा लाया गया था। यह स्थान वर्तमान में दौसा जिले में है। मुगल सम्राटों द्वारा सवाई जयसिंह को कुल 3 बार मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया गया। मालवा का अकबर ने 1570 के नागौर दरबार के बाद जोधपुर दुर्ग राय सिंह को दे दिया था। 1570 में जब नागौर दरबार लगा तो जोधपुर दुर्ग जो है वो राय सिंह को दे दिया गया था। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय मारवाड़ का शासक अजीत सिंह हुआ करता था। बीकानेर के राजा राय सिंह की बात करें तो मुगल बादशाह अकबर के कहने पर ही इन्होंने भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम कहा जाता है, इसने आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद रखा था और आमेर का राजा उसने विजय सिंह को बनाया। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी, याद रखिएगा। सम्राट फर्रुखसियार ने 1713 में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। ये अपने पढ़ चुके हैं शायद। आमेर राजा मिर्जा राजा जय सिंह जो था 3 मुगल सम्राटों की सेवा में रहा। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। राजा भगवान दास की पुत्री और जहांगीर की बेगम मानबाई सुल्तान निसा सुल्तान मस्ताना को शाह बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ये इतिहास में पहली ऐसी महिला है जिसे पुत्र हंता माता के नाम से जाना जाता है। जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने दारा सिकों की तरफ से औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, जो धर्मत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में औरंगजेब की जो है विजय हो जाती है। इसी कारण संबंध भी ठीक रहे थे। मुश्किल जसवंत सिंह से थोड़ी नाराज़गी इस कारण भी रही ना कि महाराजा जसवंत सिंह दारा सिकों की तरफ से लड़ा था औरंगजेब के विरुद्ध, जब उत्तराधिकार का युद्ध उनका चल रहा था मुगलों में, लेकिन औरंगजेब जीत जाता है, दारा सिको हार जाता है, जिसके कारण भी थोड़ी सी मनमुटाव हमें देखने को मिलता है। 1659 के अंदर महाराजा जसवंत सिंह को औरंगजेब जो है गुजरात का सूबेदार बना देता है और यहाँ से बाहर जाना पड़ा। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया, कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 को जामरूद, ये जामरूद है, जामरूद अफगानिस्तान नामक स्थान पर होती है। कर्नल टोड के अनुसार राठौड़ों का यूलिसीज वीर दुर्गादास को माना जाता है। दुर्गादास ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध लड़ा था। अभी पीछे भी बात की थी हमने इसके विषय में। जयपुर राजा सवाई सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके 2 बेटों मुअज्जम और आजम के मध्य राजगद्दी के लिए 8 जून 1707 को जाजऊ का युद्ध होता है, उत्तराधिकार युद्ध होता है। इसमें जय सिंह आजम का साथ देता है, लेकिन मुअज्जम क्या हो गया, विजयी हो गया।
मुअज्जम विजयी हो जाता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का शासक बनता है। इसके बाद मुअज्जम जो है आमेर का नाम बदल करके क्या कर देता है, मोमिनाबाद कर देता है। तो दोस्तों इतना ही था इस टॉपिक में, जो ज़रूरी बातें थी फैक्ट हैं डायरेक्ट हमें जिसको याद करना पड़ेगा, वरना था ये एक ऐसा टॉपिक है आप इसको एक माह में ख़त्म कर सकते हैं। पूरे राजपूत काल को पढ़िए, पूरे मुग़ल काल को पढ़िए, क्योंकि मुग़ल और राजपूत संबंध है जहाँ हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, न हमारे पास में अभी इतना समय है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई तथ्यों के साथ। सच में वीडियो अच्छी लगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।